मोटरसाइकिल बड़ी खामोशी और तेज रफ्तारी से फासला तय कर रही थी। उस पर दो आदमी सवार थे। जिस सड़क पर वो चल रहे थे वो तारीख थी और दूर दूर तक रोशनी का नाम नहीं था। सड़क मसरूफ भी नहीं थी। शायद नादर ही कोई नई गाड़ी गुजरती नजर आती और फिर सन्नाटा छा जाता। इस मोटरसाइकिल के सवारों से बेखबर थे कि एक और मोटरसाइकिल उनके पास ताकुब में चली आ रही थी। इस दूसरी मोटरसाइकिल की तमाम बत्तियां बुझी हुई थी और खुद उसके सवार के जिस्म पर भी स्याह लिबास था। उसके सर पर स्याह रंग का ऐसा कंटोप था कि जिसे ज़रूरत के वक्त माथे से पीछे खींच लेने पर वो नकाब में बदल जाता। दोनों मोटरसाइकिल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। फिर अगली मोटरसाइकिल सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। रफ्तार भी कम होने लगी, मगर इतने कम भी नहीं कि झटके ना लगते। वो एक दूसरे से कई मरतबा टकराए थे। सारा रास्ता ऊंचा नीचा और घरों से भरा हुआ था। सड़क पर क्यों ना चलते रहें, उनमें से एक ने कहा। अगर बनना चाहते हो तो सड़क से चलते हैं, दूसरे ने जवाब दिया। क्या मतलब, मैं पहले ने पूछा। पर परान, तुम क्या कहना चाहते हो? यही मिस्टर राज के सड़क से जाने पर हम चूहों की तरह पकड़ लिए जाते। परान सिंह ने कहा। वहाँ रास्तों की निगरानी यकीनी तौर पर ब्लैक डेथ के आदमी कर रहे होंगे। क्या तुमको यकीन है कि डॉक्टर की लेबॉर्ट्री पर ब्लैक डेथ का कब्जा हो चुका है? हाँ, प्राण सिंह ने कहा। 2 घंटे कबल जब मैं यहाँ से वापस गया हूँ तो ब्लैक डेथ के मेम्बरान रास्ते की नाकाबंदी कर रहे थे। इसका मतलब है, राज ने पूछा, क्या वो लोग डॉक्टर पर कब्जा करने के बाद इजाज़त लेकर फरार नहीं हो सकते थे? हो सकते थे, मगर उस वक्त जबकि इजाज़त उनको मिल चुकी होती। तो क्या वो लोग इजाज़त हासिल नहीं कर पाए? मेरा अंदाज़ा यही है। जब डॉक्टर उनके कब्जे में है तो इजाज़त का नाम मिलना समझ में नहीं आता। मामला कुछ टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, प्राण सिंह ने कहा। डॉक्टर अस्पताल से लेबॉर्ट्री वापस आ गया था। यहाँ उसे एक अमेरिकन की लाश मिली थी। क्या ये उन दोनों में से एक था जिनकी तुम निगरानी करा रहे थे? हाँ, और दूसरे को मिलिट्री पुलिस ले गई। मैंने यहाँ से वापसी पर उन लोगों से रिपोर्ट ली थी जिनको उनकी निगरानी पर लगाया था। इसका मतलब ये हुआ कि मिलिट्री सीक्रेट सर्विस इस मामले में सरगर्म हो चुकी है। हाँ, मगर जहाँ से लाश कैप्टन फ्याज ले गया था वो यहाँ कहाँ? वो डॉक्टर कदीर के साथ ही अस्पताल से यहाँ आया था। तो फिर कहीं ऐसे तो नहीं कि हम किसी जाल में फंसने जा रहे हैं? नहीं, वो लोग सामने से निगरानी करा रहे हैं। मैं उकब से अंदर दाखिल होऊंगा और मुझे उम्मीद है कि अंदर 2-4 आदमी ही होंगे। उनकी सरबराह के बारे में भी कुछ मालूम ना हो सका। शायद यहाँ उससे मुलाकात हो जाए। शायद अगर मुर्शिद जान यहाँ मौजूद है तो वो तनहा ना होगा। मुमकिन है 6-7 आदमी वहाँ हों। देखा जाएगा, प्राण सिंह ने लापरवाही से कहा। शायद हम पहुँच गए, राज ने कहा। प्राण सिंह ने मोटरसाइकिल रोक दी। अब उनके सामने 1.5 फरलांग के फासले पर एक इमारत थी और उसकी बाहर खिड़कियों में रोशनी भी नजर आ रही थी। इमारत ज़्यादा टेढ़ी नहीं थी, उससे गिर्द ऊंची सी 4 दीवारी थी। उन्होंने एक तरह से टिका कर मोटरसाइकिल खड़ी की, फिर आसपास की सिचुएशन जहन नशीन करके आगे बढ़ने लगे। वो एक दूसरे के पीछे थे। परान सिंह की रहनुमाई में राज आगे बढ़ रहा था और उनके हाथ में भरे हुए साइलेंसर लगे रिवॉल्वर थे और हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार और चौकन्ने थे। अंधेरे में ठोकरें खाते हुए वो इमारत की 4 दीवारी तक पहुंच गए। ये तो काफ़ी ऊंची है, राज ने कहा। हाँ, प्राण सिंह ने सरगोशियाना लहजे में कहा। आगे से 4 दीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं है, मगर हैरत है यहाँ इतनी बुलंदी रखी गई है। फिर अब क्या करें? अंदर तो दाखिल होना है, प्राण ने कहा। तुम्हारे पास पिन टार्च है? हाँ, राज ने जेब से टार्च निकाल कर रोशन करते हुए कहा और दीवार पर उसकी रोशनी डालने लगा। वो एक यकीन का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। 4 दीवारी नई बनी हुई थी, इसलिए उन्हें कोई रहना नहीं मिल सका जिसके जरिए वो ऊपर चढ़ सकते। अब आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो आओ, देर क्यों करते हो? वो दोनों इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। एक जगह दीवार एकदम नीची हो गई। ऐसा लगता था जैसे चनाई करते करते रोक दी गई हो। बस ये ठीक है, परान सिंह ने कहा और रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। मेरे कंधे पर चढ़कर ऊपर पहुंच जाओ, राज ने झुकते हुए कहा और परान सिंह एक पैर रखकर झुका और जकूला लेकर ऊपर की तरफ उछल गया। उसके हाथ 4 दीवारी के मंडेर से टकराए और वहीं जमकर रह गए। प्राण सिंह ने जिस्म को तोला और हाथों के बल उठकर ऊपर पहुंच गया। मंडेर पर जमकर बैठने के बाद उसने दोनों हाथ नीचे झुका दिए। चंद लम्हों बाद वो दोनों अंदर लान में थे। रिवॉल्वर अब उनके हाथों में निकल आए और वो बड़ी एहतियात से इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। ये इमारत का अगबी हिस्सा था जिस तक वो लान अबूर करके पहुंचे थे। यहाँ मुख्तसर सी जगह में फूलों की क्यारियाँ थी। कोई खिड़की आजमाई जाए, राज ने सरगोशी की। कोई हर्ज नहीं, प्राण ने कहा। दूसरी सूरत में पाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। राज ने एक खिड़की पर हाथ लगाया। अंदर से वो बंद ना थी। एक बार हाथ का दबाव पड़ते ही अंदर दब गया। वो दोनों एक एक करके अंदर दाखिल हो गए। फिर खिड़की बंद करके वो मुड़े और राज ने पिन टार्च रोशन कर ली। यह हवाबगाह थी। बाएं सिम की दीवार के सहारे एक डबल बेड पड़ा हुआ था और दाएं तरफ हार्डी दरवाज़ा नजर आ रहा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़े। राज ने झरी करके दूसरी तरफ झांका। ये छोटी सी राहदारी थी और उस वक्त यहाँ कोई ना था। पूरी राहदारी रोशन थी और उसके अतराफ बने हुए कमरों में से 1-2 रोशन थे। अलबत्ता राहदारी के सिरे पर तेज़ रोशनी थी और एक बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ नजर आ रहा था। वो दोनों राहदारी में निकला और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी एहतियात और होशियारी से आगे बढ़ने लगे। ये तो लेबॉर्ट्री है, राज ने सरगोशी की। खामोश रहो, प्राण सिंह ने कहा और अंदर झांकने लगा। कमरे में सिर्फ डॉक्टर कदीर एक कुर्सी पर बैठे नजर आ रहा था और उसके अलावा बज़ाहिर कमरा खाली था।
फरहान सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने राज को इशारा किया और दोनों ही अचानक बड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। साथ ही फरहान सिंह के मुंह से निकला था, अपनी जगह से हिलना मत वरना भेजे में सुराख हो जाएगा। कौन हो तुम? डॉक्टर कदीर ने चौंक कर उनकी तरफ मुड़ते हुए पूछा। जो कहा जा रहा है वही करो, फरहान सिंह ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी मोती तुमको यहाँ खींच लाई है, डॉक्टर कदीर ने रिवॉल्विंग चेयर से उठते हुए कहा और उसी लम्हे फरहान सिंह की उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ गया। ठुस के बाद फिर गोली डॉक्टर के बालों को छूती हुई भी दीवार में धंस गई। अब अगर हरकत की तो गोली खोपड़ी में सुराख कर देगी, फरहान सिंह ने सर्द लहजे में कहा। ठीक उसी लम्हे उन दोनों की पुश पर लातें पड़ी और वो औंधे मुंह फर्श पर जा रहे। राज का सर फर्श से टकराया, जबकि फरहान सिंह ने गिरते गिरते कलाबाजी खाई थी और सर्कस के बाजीगर की तरह बड़ी तेजी से ना सिर्फ उठ खड़ा हुआ बल्कि अब डॉक्टर कदीर उसकी गिरफ्त में मचल रहा था। अब गोली इस तरह चलाओ प्यारे कि वो डॉक्टर का सीना तोड़कर मेरे सीने में घुस जाए। फरहान सिंह ने सामने खड़े हुए तीनों स्टेन गन बरदार को देखते हुए कहा और वो तीनों मचल कर रह गए। उस लम्हे से फायदा उठाते हुए राज उठ खड़ा हुआ और उसने फुर्ती से अपना और प्राण का रिवाल्वर भी उठा लिया। फरहान सिंह आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर को गिरफ्त में लिए पीछे हट रहा था। एक बैग उसके सर पर जल पड़ी और वो चीख पड़ा। जहन पर तारीख सारी यलगार कर बैठे। वो शराबी की तरह लड़खड़ाया और ढेर हो गया। राज ने रिवाल्वर गिराकर हाथ उठा दिए। वो बड़ी कीनतोज निगाहों से उस आदमी को देख रहा था जिसकी स्टेन गन का कंधा फरहान सिंह के सर पर पड़ा। वो बड़ी खामोशी से उसके हुक्म से आया था। जिस वक्त राज और फरहान सिंह इमारत में दाखिल हुए थे, ब्लैक जीरो उनके करीब ही फूलों की क्यारियों के पास घास पर लेटा हुआ था। उनके अंदर दाखिल होने के बाद भी वो उसी जगह लेटा रहा, सोच रहा था कि अंदर जाना सूदमंद रहेगा या नहीं। न जाने अंदर क्या सूरत हाल पेश आए। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया था, मगर वो इस खिड़की से अंदर नहीं गया जिससे वो दोनों गए थे। वो आगे बढ़ता चला गया। अगले दरवाजे से आगे बढ़कर उसने खिड़की को आजमाया। वो बंद थी, फिर दूसरी तीसरी, मगर उस तरफ ही कोई खिड़की खुली हुई ना थी। ब्लैक जीरो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर मुड़ा ही था कि अपनी जगह साकत खड़ा रह गया। चुपचाप खड़े रहो। एक सर्द आवाज़ उसकी समाज से टकराई, फिर एक ठंडी ठंडी शय उसी गद्दी से आ लगी। बुरे फंसे प्यारे, ब्लैक जीरो ने सोचा। रिवॉल्वर की नाल उसी गद्दी पर चिपकी हुई थी। आगे बढ़ो और सामने की तरफ चलते चलो, उसी सर्द आवाज़ ने कहा। ब्लैक जीरो के पास तामील के सिवा चारा भी क्या था। वो आगे बढ़ने लगा, मगर हर लम्हे वो दीवार बरदार पर झपटने के लिए तैयार था, मगर रिवॉल्वर बरदार हद दर्जे चौकन्ना था। उसने ब्लैक जीरो को ये मौका ना दिया कि वो उसके रिवॉल्वर पर झपट सकता। ब्लैक जीरो सोच रहा था कि अगर वो एक बार उनकी गिरफ्त में फंस गया तो उसका बचकर निकलना नामुमकिन होगा। हाल में ना सिर्फ इजाज़त पर कब्जा जमाना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को इससे दूर भी रखने की ख्वाहिशमंद है। फिर उसने जहन में कहा, कैसे वो रिवॉल्वर बरदार पर काबू पाए कैसे। वो जूझो इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ा जा रहा था। फिर जिसम में तनाव सा आता जा रहा था। यकबैग उसके जहन में बचाव की तरकीब आ गई। चंद ही कदम मजीद आगे बढ़ा था कि ठोकर लगी और वो लड़खड़ा गया। रिवॉल्वर बरदार ने इस्तरारी तुर्बों से पकड़कर सहारा देने की कोशिश की थी, बस इतना ही काफ़ी था। ब्लैक जीरो की पूरी हथेली पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर बरदार के उस हाथ की कलाई पर पड़ी जिसमें उसने रिवॉल्वर पकड़ रखा था। एक किरार उसके मुंह से निकली और रिवॉल्वर कहीं जा गिरा। ब्लैक जीरो का दूसरा हाथ घोंसे की शक्ल में उसके जबड़े पर पड़ा और वो उलट गया। रही सही कसर उस ठोकर ने पूरी कर दी जो पूरी कुव्वत से उसी कनपट्टी पर लगी थी। अब वो चत बेहिस पड़ा हुआ था। ब्लैक जीरो ने उसका रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाला, उसे खींचता हुआ एक तरफ गहरी तारीकी में ले गया। चंद लम्हे बाद वो फिर इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। दफातन जेब में पड़े हुए ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ और वो बुदक कर एक तरफ हट गया। फिर बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ा जहाँ बेहोश हमलावर को छोड़ा था। तारीकी में पहुंचकर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन कर दिया। हेलो ब्लैक जीरो, हेलो। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आ रही थी। यस सर, ब्लैक जीरो ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। क्या रिपोर्ट है? वो दोनों इमारत में जा चुके हैं जनाब, ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा। फिर अपनी मौजूदगी की सिचुएशन समझाई। कुछ अंदाज़ा है कि वहाँ कितने आदमी हो सकते हैं? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, ब्लैक जीरो ने कहा। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि वो पूरी तरह चौकन्ने और मुसल्ले हैं। इमारत के अंदर कौन कौन है कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं अभी तक इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सका, ब्लैक जीरो ने बेहोश हमलावर के बारे में तफसील बताते हुए कहा। तो फिर अब तक झक क्यों मार रहे हो? इमरान की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। अंदर दाखिल होकर बताओ कि वहाँ डॉक्टर कदीर मौजूद है या नहीं। बेहतर है और होशियार रहना, दूसरे साथी पहुँच रहे हैं, छापा मारना है। हाँ, इमरान की आवाज़ आई। मुमकिन है इसी मरहले पर केस निपट जाए। और दूसरे अफराद? वो सभी निगरानी में है, इमरान ने कहा। मुझे एक खास आदमी की तलाश है, वो मिल गया तो समझ लो केस ख़त्म हो गया। वो कौन है जनाब? बस देखते रहो, इमरान की आवाज़ आई। सिग्नल कॉल हो गई। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं? आधे घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, मैं जल्दी रिपोर्ट दूंगा जनाब। ब्लैक जीरो का जुमला पूरा होते ही दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। ब्लैक जीरो ने ट्रांसमीटर जेब में रखा और तारीख हिस्से से निकल आया।
अब वो वापिस उस तरफ बढ़ रहा था जहाँ उसने अगली हिस्से में दरवाज़ा देखा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर कफल इस किस्म का था कि वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से खोला जा सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने जेब से एक मास्टर की निकाली और उसे हज़मी कफल में लगाने लगा। चंद लम्हे की जद्दोजहद के बाद वो दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। उसने चाबी जेब में डाली और रिवाल्वर निकाल कर हाथ में पकड़ा और दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। फिर इतनी जगह पैदा करके जिसमें से वो अंदर दाखिल हो सके उसने पहले अंदर झांका। राहदारी का ये हिस्सा तारीक था, अलबत्ता मोड़ पर से रोशनी अंदर आ रही थी। ब्लैक ज़ीरो अंदर दाखिल हुआ और आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद लम्हे वो इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा, फिर वो मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। उस तरफ रोशनी में से राहदारी सुनसानी नजर आई। दो तरफा कमरे में भी तारीखी थी, मासवाए एक दो के सिर्फ बाएं जाने वाले राहदारी के आखिर में काहनी दरवाज़ा नजर आ रहा था जो खुला हुआ था। ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे आहट सुनने की कोशिश की, फिर दर सन्नाटा पाकर वो दबे कदमों खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने चौकन्ने अंदाज में मुड़कर राहदारी की तरफ देखा और लाइन क्लियर पाकर वो खुले दरवाजे से अंदर झांकने लगा। कमरे में डॉक्टर कदीर टहल रहा था। इसके अलावा 3 आदमी एक तरफ चुपचाप खड़े थे। वो तीनों में मुसल्ले जिनके हाथों में स्टेन गने थे, जबकि एक आदमी हाथ उठाए खड़ा था और एक मुसल्ले शख्स फर्श पर गिरे हुए आदमी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। दफातन डॉक्टर कदीर टहलते टहलते रुका और मुसल्ले अफराद की तरफ रुख करके बोला, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये दोनों तुम लोगों की नज़रों से बचकर इस इमारत में कैसे घुस आए। हमें खुद हैरत है बॉस, उन मुसल्ले अफराद में से एक ने जवाब दिया। जानते हो इसका क्या मतलब है? नहीं बॉस, तुम्हारे घेरे में कहीं कोई शिगाफ है। बॉस, निगरानी बहुत सख्ती से हो रही है, इसके बावजूद ये यहाँ तक आ पहुँचे। इस पर हमें भी हैरत है बॉस। हैरत ही किए जाओगे या कुछ और भी करोगे? ओह हाँ, मुसल्ले फर्द ने चौंक कर कहा। मैं भी इमारत के गिर्द 2 अफराद को लगा देता हूँ बॉस, वो घूम फिर कर निगरानी करते रहेंगे। उकबी हिस्से का खास तौर पर ख्याल रखो। जी बेहतर, मुसल्ले फर्द ने कहा और वो तीनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों को तहखाने में पहुंचा दो। यस बॉस, उसने कहा और उनमें से 2 ने बेहोश शख्स को उठा लिया और कमरे से बाहर निकल आए। ब्लैक ज़ीरो से कबल ही एक तारीख कमरे में घुस चुका था। जब वो उसी कमरे से आगे बढ़ गए तो उसने दरवाजे से जरी बनाकर देखा। वो उसी तरफ गए थे जिस तरफ से वो यहाँ घुसा था। उनकी नज़र की ओझल होती ही वो पंजों के बल तेज से चलता मोड़ पर पहुंच गया। वो कमरे में दाखिल हो रहे थे, ब्लैक ज़ीरो दरवाजे में रुक गया। शीशे में से वो उनको अच्छी तरह से देख सकता था। उनमें से एक ने अलमारी खोली और अंदर दाखिल हो गया। वो सब एक एक करके अलमारी में घुस गए और दरवाज़ा बंद हो गया। बड़ी तेज़ी से ब्लैक ज़ीरो अंदर दाखिल हुआ था। चंद लम्हे तोक़ुफ़ करके उसने अलमारी खोली। अंदर जीने बने हुए थे और आखिरी जीनों पर रोशनी का इन्नकास था। उसने दरवाज़ा बंद किया और कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा बहुत अच्छे तर्ज पर सजाया गया था। वहाँ काफ़ी कीमती सामान था। वो आगे बढ़ा और एक मेज़ की दराज खोलकर अंदर रखी चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। 10 मिनट की तलाश के बावजूद उन्हें वहाँ कोई काबिल गिफ्ट चीज़ ना मिल सकी। फिर वो जीनों वाली अलमारी की तरफ मुड़ा ही था कि हल्का सा खटका हुआ और वो बड़ी फुर्ती से एक सोफ़े के ऊपर में रेंग गया। एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उसका देख लिया जाना लाजमी था। उसके सोफ़े के पीछे छुपने के दौरान ही अलमारी का दरवाज़ा खुल गया और चारों मुसल्ले अफराद बाहर निकल आए। वो किसी तरफ देखे बगैर ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। ब्लैक ज़ीरो ने चंद लम्हे तक इंतज़ार किया, फिर वो अलमारी की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और नीचे नज़र आने वाली रोशनी की अक्स की मदद से आहिस्ता आहिस्ता जीने तय करने लगा। 10-11 जीने तय करके वो नीचे पहुंच गया। ये एक बड़ा सा हाल था और चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ सी बनी हुई थी जिनमें लगे हुए फौलादी सलाहों वाले दरवाजे बंद थे। वो जैसे ही आगे बढ़ा, बाएं तरफ कोठरी में वो दोनों नजर आ गए जिनके ताक़ुब में वो यहाँ तक पहुंचा था। फरहान सिंह अब तक बेहोश था, जबकि राज खामोशी से दरवाजे की सलाहें पकड़ाए खड़ा उसी को घूर रहा था। तुम कौन हो? बिलाहर उसने ब्लैक ज़ीरो से पूछ ही लिया। शिश। ब्लैक ज़ीरो ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा और आगे बढ़कर दूसरी कोठरी में झांकने लगा। यहाँ भी एक आदमी मौजूद था और ये आदमी, ब्लैक ज़ीरो की आंखों में चमक आ गई। ये सफदर था, सफदर जिसे नटालिया की निगरानी पर लगाया गया था। सफदर, उसने बढ़ाए हुए लहजे में पुकारा। कौन? सफदर हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर ब्लैक ज़ीरो पर नज़र पड़ते हुए उछल कर खड़ा हुआ और सलाहों की तरफ झपटा। आप बॉस, आप, मुझे उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगे। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? नटालिया के ताक़ुब में, सफदर ने कहा और तमाम वाक़या तफसील से दोहरा दिया। इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? इन लोगों ने मुझसे हर चीज़ छीन ली है, सफदर ने कलाई मसलते हुए कहा जिस पर वाश ट्रांसमीटर बंधा हुआ था। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और दरवाजे में लगे कफल का जायज़ा लेने लगा। फिर साइलेंसर लगे रिवाल्वर की नाल उस पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। ठुस की आवाज़ के साथ ही हल्का सा शोर उभरा और लाख टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। ब्लैक ज़ीरो ने कुंडी खोल दी और सफदर बाहर आ गए। क्या तुम फिट हो? जी हाँ, मैं हर तरह से सही हूँ। आओ देखिए यहाँ क्या क्या है। ब्लैक ज़ीरो ने तीसरी कोठरी की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहाँ अब सिर्फ एक और आदमी और सर, सफदर ने कहा और आगे बढ़कर पांचों कोठरी के सामने रुक गया।
अंदर मौजूद फल पर नजर पड़ते ही ब्लैक जीरो उछल पड़ा। जो कुछ वो देख रहा था वो उसके वहमो गुमान में भी ना था। उसके हलक से कराहट निकली। अब वो बेचैन हो गया था, चाहता था कि जल्द से जल्द इमरान से रब्ता कायम करके उसे रिपोर्ट दे दे ताकि वो असल हालात से आगाह हो सके। वो पलट पड़ा। दिनों के पास पहुंचकर उसने सफदर को रुकने का इशारा किया और वो ऊपर चढ़ता चला गया। दिनों के पास रुको उसने ट्रांसमीटर निकाल कर आन के इमरान को कॉल करने लगा। सफदर को उसने इसलिए नीचे रोक दिया था कि वो उसकी और इमरान की गुफ्तगू ना सुन सके, क्योंकि इससे एक्सटू का राज भी फाश हो सकता था। इमरान कभी ये नहीं चाह सकता था कि उसकी मेहनत इस तरह मट्टी में मिल जाए। मुतअद्दिद मरतबा कॉल करने के बाद इमरान से रब्ता कायम हो सका। हाँ, क्या बात है काले सिफर। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई। मैं डॉक्टर की लेबॉर्ट्री के तहखाने से बोल रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा। फिर वो तमाम तफसीलात दोहराता चला गया। ठीक है, इमरान ने तफसीलात सुनकर कहा। फिर चंद हिदायतें दी और रब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान की कार तेज़ी से फासला निकल रही थी। पिछली सीटों पर तनवीर हाबर और सिद्दीकी बैठे हुए थे, जबकि जूलिया इमरान के साथ अगली सीट पर थी। गाड़ी का रुख शहर से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ था। हम कहाँ जा रहे हैं इमरान? जूलिया ने पूछा। जहन्नुम में। वहाँ तुम ही जाओगे, तनवीर गराया। इस वक्त तो साथ साथ ही जा रहे हैं। क्या मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँ? तनवीर फिर गराया। वो पहले इस बात से जला भुना बैठा था कि जूलिया इमरान के साथ आगे क्यों बैठी है। अगर मौत को गले लगाना है तो ज़रूर ऐसा करो, इमरान के बजाय जूलिया ने जवाब दिया और तनवीर दान पीसते हुए बोला। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो जूलिया? नहीं, बल्कि तुमको समझा रही हूँ कि स्टीयरिंग इमरान के हाथ में है। जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर बोली और तनवीर खोल कर रह गया। समझ लूँगा तुमसे, रोशनी में समझना प्यारे, अंधेरे से मुझे होल आता है। इमरान ने हाँक लगाई और सिद्दीकी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये सारी शो ही निकाल दूंगा इमरान, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। अब तक मैं एक्सट्रू की वजह से खामोश था, तो अब उसकी वजह से बोलने लगोगे? शट अप। तनवीर का गुस्सा अरूज पर था। इमरान ने कहा आहिस्ता, वरना गले में हराश पड़ जाएगी तो तुम बाज नहीं आओगे। जूली डार्लिंग, बाज किसी परिंदे को कहते हैं ना, इमरान ने तनवीर का मुज़हिका उड़ाते हुए कहा। और तनवीर ने उछलकर इमरान की गद्दी पकड़ ली और उसी लम्हे इमरान ने स्टीयरिंग को ज़रा सा घुमा दिया। गाड़ी एकदम ही लहराई थी। तनवीर ने सहम कर इमरान की गर्दन छोड़ जो सीट पर गिरकर हाँफने लगा। आराम से बैठो यार, सिद्दीकी ने कहा। जब जानते हो कि तुम्हारी और इमरान साहब की नहीं बनती तो बात ही क्यों करते हो? मैंने कब की है बात? वो अच्छा बस। सिद्दीकी ने उसका जुमला काट दिया। इमरान को मुखातिब किया। ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं इमरान के कहाँ जा रहे हैं? जंगल में मंगल मनाने। इमरान ने हाँक लगाई। फिर वही? जूलिया ने कहा। इमरान कभी संजीदा भी हो जाया करो। तुम्हें यकीन नहीं आया? इमरान ने पूछा। किस बात का? यही जंगल में मंगल वाली बात का। अभी इतनी फुर्सत हम में से किसी को भी नहीं। ना यकीन करो, इमरान लापरवाही से बोला। तुम्हारे चूहे एक्सट्रू ने कहा था कि तुम लोगों को लेकर जंगल में आ जाऊं, वहाँ जहाँ एक संगी अमानत सदियों से सीना उठाए उसे फतह करने वाले का इंतज़ार कर रही है। अरे जूलिया चूंगी। तो क्या हम डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री चल रहे हैं? बहुत देर में समझी हो, गोया ये आखिरी मार का इस केस का। जूलिया बड़बड़ाई। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में आखिरी मार का होगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? तनवीर ने पूछा। ऐसे कि जिन अमेरिकों की तुम निगरानी कर रहे थे उनमें से एक डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री में मारा गया और दूसरा दहमी हालत में मिलिट्री अस्पताल में है। जिन रूसियों की निगरानी सिद्दीकी कर रहा था वो और उनके साथियों को भी मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरे, सिद्दीकी चौंका था। तुमको ये सब कैसे मालूम हुआ? अहकामात एक्सट्रू के थे जो मैंने ही मिलिट्री पुलिस के चीफ को पहुंचाए थे। तब तो यकीनी बात है कि हम लोग आखिरी मार्का के लिए वहाँ जा रहे हैं। बकिया साथी कहाँ पर हैं? तनवीर ने पूछा। वो भी वहीं कहीं होंगे, जूलिया ने जवाब दिया। अब अहकामात भी सुन लो, इमरान ने कहा। कैसे अहकामात? तनवीर कराया। हम तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे। एक्सट्रू की हिदायत है कि जहाँ मैं तुम्हें उतारूँ वहाँ से बड़ी होशियारी से डॉक्टर की लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ना है। ख्याल है कि डॉक्टर के आदमी आसपास मौजूद होंगे और वो मज़ाहमत करेंगे। डॉक्टर कदीर के आदमी? जूलिया ने दोहराया। तो क्या डॉक्टर कदीर ही असल मुजरिम है? ये तुम्हारा चूहा एक्सट्रू ही जान सकता है, इमरान ने कहा। मुझसे जो कहा गया वो कर रहा हूँ। अगर हमें ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, तनवीर घर आया। फिर तुम मेरे साथ क्यों हो? इमरान ने कहा। लहजा तंजिया था। एक्सट्रू का हुक्म सिर्फ इतना था कि तुम्हारे साथ किसी मखसूस जगह तक जाना है। तो फिर? इमरान ने कहा। अगर उतरना चाहो तो गाड़ी रोक दो। तनवीर बात बढ़ाने से फ़ायदा, सिद्दीकी ने कहा। हाँ। तनवीर ने हकारत भरे अंदाज में हंकारा भरा। इमरान साहब आप बताएं हमें करना क्या है? सिद्दीकी ने इमरान को मुखातिब किया। बहुत होशियारी से डॉक्टर की लेबॉर्ट्री को घेरे में लेना है, इमरान ने कहा। और वहाँ जो भी नजर आए या मुज़ाहमत करे उसे हत्तल इम्कान खामोशी से काबू कर लेना है ताकि इमारत के अंदर वाले चौकन्ने ना हो सकें। वहाँ डॉक्टर कदीर होगा क्या? एक्सट्रू की इतला यह है कि डॉक्टर कदीर वहाँ मौजूद है और कई और कैदी भी वहाँ पर मिलेंगे। इमरान ने गाड़ी घने दरख्त के नीचे रोकते हुए कहा।
जूलिया ने तारीकी में आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखा, मगर उसे कुछ नज़र ना आ सका। अलबत्ता दाएं सिमत उसे दूर एक इमारत का हैबला नजर आया, जिसकी एक आध खिड़की रोशन थी और वही रोशनी देखने वालों को उसकी तरफ मुतवज्जा करती थी। इमरान, जूलिया ने कहा, क्या वो गैर मुल्की जासूस भी यहाँ होंगे जिनकी हम लोग कई दिन से निगरानी कर रहे हैं? शायद हों, इमरान ने कहा। ये भी तो देखो कि होशियार रहने की तलकीन एक्सटो ने यूं ही तो ना की होगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो, जूलिया ने कहा। अब मैं समझ गई कि एक्सटो ने हम सबको गैर मुल्की जासूसों की निगरानी से क्यों हटाया है। कुछ मुझे भी समझाओ, जूलिया, सिद्दीकी ने कहा। मेरा ख्याल है कि जिन अफराद की हम निगरानी कर रहे थे उन सबका रुख डॉक्टर कदीर की लेबॉर्ट्री की तरफ होगा, और हम सबको इसलिए घेरा डालने का हुक्म मिला है कि वो सब बैक वक्त गिरफ्त में आ जाए। यकीनन, सिद्दीकी ने तायद की। बस अब तेज़ चलो, इमरान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तुम लोग होशियारी से अलग अलग आगे बढ़ोगे और ट्रांसमीटर पर राब्ता रखोगे। ठीक है, जूलिया ने कहा, और वो गाड़ी से उतर आए। इमरान ने उनको गाड़ी की डिग्गी से स्टेन गनें निकाल कर दी। फिर वो सब झाड़ियों में घुस पड़े थे। चंद लम्हे बाद किसी को किसी की खबर ना रही। इमरान लेबॉर्ट्री की तरफ जाने के बजाय ज़रा कट कर आगे बढ़ रहा था। उसे उम्मीद थी कि दुश्मन आसपास ज़रूर होगा और उसने सड़क से लेबॉर्ट्री आने वाले रास्ते की नाकाबंदी ज़रूर की होगी। उसका ख्याल सही निकला। गो कि वो कटकर चला था, मगर एक दरख्त की आड़ से निकलते ही कोई उस पर आ रहा। हमला आवर ने दरख्त से उस पर छलांग लगाई। दोनों ऊपर तले ढेर हो गए। इमरान हाली हाथ था, रिवाल्वर जेब में था और स्टेन गन उसे पकड़ी ही ना थी। इमरान ने गिरते ही उल्टी कलाबाजी लगाई और उठ खड़ा हुआ। फिर जैसे ही हमला आवर उठा, उसकी टांग चली, उसके साथ ही घूंसा पड़ा। टांग उसके पेट पर लगी, घूंसा उसके जबड़े पर। वो आगे झुकते झुकते पीछे लुढ़क गया। इमरान ने उस पर छलांग लगा दी और हमलावर को रगेदने लगा। इस डर से कि कहीं आवाज़ें सुनकर दूसरे ना आ जाए, इमरान ने हमलावर की कनपटी पर एक दो जचे तले हाथ मारे और वो साकत हो गया। बड़ी फुर्ती से इमरान ने उसकी टाई खोलकर उसके हाथ और पैरों को कमर की तरफ ले जाकर बांधा और आगे बढ़ने लगा। अब तक किसी किस्म की फायरिंग या शोर की कोई आवाज़ ना आई, और इसका मतलब ये था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। उनका किसी से अगर टकराव हुआ भी था तो बड़ी खामोशी से उस पर काबू पा लिया गया था। इमरान लेबॉर्ट्री के ऊपरी दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। फिर ब्लैक जीरो के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए वो उस कमरे तक जा पहुंचा जिसे लेबॉर्ट्री वाले हाल में देखा जा सकता था। दरवाजे पर रुकना उसे मुनासिब ना समझा। कमरे के अंदर इस वक्त 10 आदमी थे। उनमें से कई को वो पहचानता था। डॉक्टर कदीर, नटालिया, अमिताभ, मुसव्वर और 2 ब्रिटिश एजेंट जिनकी वो निगरानी करा रहा था। उनके अलावा 6 अफराद और थे। उन 6 अफराद में से कोई भी गैर मुसल्लह ना था। अमिताभ जख्मी था और एक कुर्सी पर नीम दराज विस्की पी रहा था, जबकि दोनों ब्रिटिश एजेंट एक तरफ हाथ उठाए खड़े थे और 6 स्टेन गन्ने उसकी तरफ उठी हुई थी। आज मेरी फतह का दिन है, डॉक्टर कदीर कह रहा था। मेरे मुखालिफ मेरे कब्जे में और इजाज़त हासिल करने वाले आज मौत का मज़ा चख लेंगे। डॉक्टर कदीर ब्रिटिश एजेंटों में से एक ने ज़ुबान खोली। जब तुम खुद ही अपनी हुकूमत को डबल क्रॉस कर रहे थे तो फिर हम लोगों से बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? तुम राह रास्त दूसरी हुकूमत, तुम अभी बच्चे हो मेरे दोस्त, डॉक्टर कदीर ने कहा। ये बात आज तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों किया है। तुम डॉक्टर कदीर, क्या तुम असल डॉक्टर नहीं? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर वो डॉक्टर नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिर तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी तरफ तुम्हारी सोच। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। फिर दर पे कई फायरों की आवाज़ें गूंजी तो वो चौंक पड़े। डॉक्टर कदीर के चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात उभर आए। फायर फिर हुए और डॉक्टर कदीर धाड़ा, देखो ये कौन कुत्ते हैं, जाओ। उसने हाथ मिलाकर कहा और उनमें से 6 में से 5 दौड़ते हुए बाहर निकलते चले गए। छठा अलबत्ता पहले से ज़्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। अमिताभ, कहीं तुम किसी कुत्ते को पीछे तो नहीं लगा लाए? डॉक्टर कदीर मुशर्रफ अमिताभ की तरफ मुड़ते हुए गराया। नहीं बॉस, मैं बता चुका हूँ कि हर तरह इत्मीनान करने के बाद ही मैंने इस तरफ का रुख किया था। अमिताभ ने ग्लास मेज पर रखने के बाद कहा, अगर कोई मेरे ताक़ुब में लगा हुआ आता तो इतनी देर खामोश ना रहता। फिर ये कौन लोग हो सकते हैं? डॉक्टर बड़बड़ाया। और बाहर वालों ने इतला क्यों नहीं दी? कहाँ मर गई ये सब के सब? बहुत ही एक से ज़्यादा आदमी मालूम होते हैं, अमिताभ ने कहा। हाँ, फारों की आवाज़ें यही बता रही हैं। फिर हम लोग निकल ना चले? सर दस ये बहुत मुश्किल है, डॉक्टर कदीर ने कहा। अभी मुझे उन लोगों को ठिकाने लगाना है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। ये तो 1 मिनट का काम है बॉस, अमिताभ ने कहा। इतनी देर हमारे आदमी लोगों को रोक सकते हैं? पहले मालूम करो कि वो कौन लोग हैं, डॉक्टर ने कहा। फायरिंग का जोर बढ़ गया। ऐसा लगता था कि मुतअद्दिद स्टेन गन्ने एक साथ गरज रही हों। ड्रे रहकर चीखें भी गूंज रही थीं। फिर अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। फायरिंग के शोर के बाद ये सन्नाटा बड़ा अजीब सा लग रहा था। इमरान खामोशी से खड़ा उन लोगों का जायजा लेता रहा। लिफाफे बाहर के कदमों की आहटें उभरी, आने वाले कई थे।
फिर ऐसे लगा जैसे इतराफ़ में लोग दौड़ रहे हों। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर के स्पीकर से जूलिया की आवाज़ आ रही थी। हेलो सर, हमने उन लोगों पर काबू पा लिया है और अब लेबॉरेटरी को घेर रहे हैं। हेलो सर, हमने उन लोगों। शायद वही जुमला बार बार दोहरा रही थी। इमरान ने माउथ पीस के करीब मुँह ले जाते हुए कहा, ठीक है, लेबॉरेटरी वाले कमरे के गिर्द फैल जाओ, कोई बाहर ना निकलने पाए। यस सर। जूलिया की आवाज़ आई और इमरान ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फिर उसने रिवाल्वर निकाला और जिस खिड़की से झांक रहा था उसमें ज़रा सी दराज दर्द और पैदा की। फिर चुसली और ट्रैगर दबा दिया। लेबॉरेटरी वाले हाल में एक चीख गूंजी और अभी डॉक्टर और अमिताभ चौंके ही थे कि इमरान खिड़की खोलकर कमरे में घुस गया। खबरदार कोई हरकत की तो गोली अंदर और दम बाहर होगा। वो अंदर दाखिल होते ही गराया, तुम कौन हो? डॉक्टर कदीर गराया। अरे तुम मुझे नहीं पहचानते डॉक्टर? इमरान चहका। तो तुम रहमान के लड़के इमरान हो? बहुत जल्द पहचान लिया डॉक्टर, मगर ये सब क्या है इमरान? डॉक्टर कदीर जल्लाकर बोला। वही जो होना चाहिए था। क्या तुम ये समझते हो कि मैं श्याम मौत के सरबराह को पहचान नहीं सकूंगा? इमरान सर्द लहजे में बोला और डॉक्टर कदीर चौंक पड़ा। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, आज ही रात जिस वक्त मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा था तो वो पेपर वेट जो तुमने मुट्ठी में बेच रखा था मैं पार करके ले गया। उस पर से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके जब मैंने डॉक्टर कदीर के प्रिंट से मिलाए तो वो मुख्तलिफ थे। जाहिर है वो डॉक्टर कदीर के होते तो उससे मिलते, पर फिर मैंने अपनी शुबा को रफ़ा करने के लिए तुम्हारी फ़ाइल निकलवा कर उसमें लगे हुए फिंगरप्रिंट से मुआवजा किया तो मेरा शुबा सही निकला और मैं समझ गया कि तुम कौन हो। ओह माय गॉड! डॉक्टर कदीर के मुंह से निकला। उसका हाथ बेहतर अपने सीने पर पहुंचा। फिर वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। स्टेन गन बरदार की लाश डॉक्टर कदीर के पैरों में थी और वो सीने पर हाथ रखे कराह रहा था। नटालिया और अमिताभ साकर थे, उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत ना हुई कि वो कोई हरकत कर सकता। दफातन इमरान खिड़की में हावर का चेहरा नजर आया और उसने हाथ उठाकर महसूस अंदाज में सर पर फेरा। ये इस बात का इशारा था कि अब शुरू हो जाओ। बस फिर जैसे ही डॉक्टर कदीर ने करवट लेकर फर्श पर पड़ी हुई स्टेन गन उठाई, किसी खिड़की से फायर हुआ और डॉक्टर के मुंह से तेज कराह निकल गई। गोली उसके बाजू को तोड़ गई। स्टेन गन उसके कदमों में गिर पड़ी। ठीक उसी लम्हे राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें गूंजी और फिर जूलिया, सदीकी, चौहान, तनवीर दौड़ते हुए अंदर घुस आए। चंद ही लम्हों में नटालिया, अमिताभ और डॉक्टर को बांध दिया गया। फिर उनकी रवानगी से कबल ही सफदर भी किसी को लेकर अंदर दाखिल हुआ और वो आने वाले को देखते ही चौंक पड़े। वो सब दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में जमा थे और ट्रांसमीटर से ब्लैक जीरो की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी क्योंकि इमरान उन लोगों के साथ बैठ कर बुरे मुंह बना रहा था। सबसे पहले इमरान को शुबा हुआ। ब्लैक जीरो एक्स2 के मखसूस लहजे में कह रहा था। जिस वक्त अमिताभ की तस्वीरों की नुमाइश का ऐलान किया गया तो इमरान चौंक पड़ा था क्योंकि अमिताभ इसराइली था और बाद में अमेरिकन शहरी बना था। ये बात इमरान के इल्म में थी और इसी बात ने उसे चौंका दिया। लिहाजा जब तस्वीरों की नुमाइश शुरू हुई तो इमरान ने वहाँ निगरानी शुरू कर दी। इस निगरानी के दौरान ये बात सामने आई कि डॉक्टर कदीर और कुछ गैर मुल्की वहाँ हसूसी से आ जा रहे हैं। उन गैर मुल्कियों में से एक को इमरान ने शनाख्त कर लिया। वो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट था। इस तरह इमरान का शुबा सही होता नजर आने लगा। उसने इस मरहले पर मुझे उससे मतला कर दिया, जिसके बाद मैंने फौरी तौर पर छानबीन की और मुश्तबा नजर आने वाले गैर मुल्कियों की निगरानी शुरू करा दी। इसी तफसीलात का तुम सबको इल्म है। ब्लैक जीरो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोलने लगा। डॉक्टर कदीर सबसे ज़्यादा शोभा की जद में था और ये शोभा इसलिए भी था कि जिस जात के सिलसिले में उसने एक गैर मुल्की रसाले को इंटरव्यू दिया था, उससे जात के ज़रिए 3 मुसाफिर बरदार त्यारे तबाह किए गए। कंट्रोल टावर की रिपोर्ट और इंफ्रारेड कैमरों से खींची गई तस्वीर से जो तफसीलात मिली थी उनके मुताबिक परवाज़ के दौरान किसी तरह से त्यारों पर नीले रंग की शुआएं फेंकी गई थी। इन शुआओं ने जहाज़ के इंजन को चंद लम्हे में पिघला दिया और त्यारे तबाह हो गए। यही चीज़ डॉक्टर के खिलाफ जारी थी और खैर आखिर वक्त तक डॉक्टर कदीर शोभा की दर से बाहर ना हो सका। दूसरे मुल्कों के एजेंटों और कदीर की निगरानी के दौरान ये बात भी सामने आई कि डॉक्टर कदीर उन एजेंटों से जो रूस, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे सौदेबाजी कर रहा है, मगर वो सौदा नकद रकम की सूरत में नहीं कर रहा बल्कि इजाज़त के बदले दूसरे मुल्कों से एटमी राज हासिल करना चाहता था। ब्लैक जीरो ने तफसील बताते हुए कहा, ये बात भी उलझावे वाली थी, मगर ये सब उलझावे उस वक्त ख़त्म हुए जब फ्रांसीसी एजेंट जवाला कत्ल कर दी गई और डॉक्टर ज़ख्मी होकर हस्पताल पहुँच गया। हस्पताल के एक डॉक्टर ने जिसने कदीर का इलाज किया था ये शुबा जाहिर किया कि उसके सर के बाल नकली हैं और डॉक्टर कदीर ने जात की चोरी का ड्रामा रचाया, क्योंकि दूसरे मुल्कों के एजेंट ये तय कर चुके थे कि कदीर को अगवा करके तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इजाज़त हासिल कर ली जाए। इस ड्रामे में फ़याज़ और इमरान भी शामिल थे। इमरान को मैंने ही गाइड किया ताकि कदीर के फिंगरप्रिंट्स हासिल किए जा सकें। इमरान ने कदीर की फिंगरप्रिंट्स हासिल कर ली और ये साबित हो गया कि वो असल डॉक्टर नहीं, दूसरी तरफ सफदर और पड़ोसी मुल्क के 2 एजेंटों को नकली डॉक्टर कैद कर चुका था। मुझे सफदर की तरफ से तशवीश थी, इसलिए मैंने डॉक्टर की लेबॉरेटरी की तलाशी और इस तरह तहखाने तक जा पहुंचा जहां सफदर, पड़ोसी मुल्क के एजेंट और असली डॉक्टर कदीर कैद में थे। वैसे मैंने तहखाने से इमरान को हिदायतें दी।
और उसने मेरे हुक्म पर अमल करते हुए तुम सब लोगों को साथ लेबॉरेटरी पर रेड करके सबको गिरफ्तार कर लिया। अब तुम सब लोग ये जानना चाहोगे कि नकली डॉक्टर कदीर कौन था। ये सुनकर तुम लोगों को हैरत होगी कि वो ब्लैक डेथ का सरबराह मोशे चांद था, और उसने डॉक्टर कदीर को कैद करके उसकी जगह खुद संभाल ली और इजाद पर कब्जा कर लिया था और उसे आजमाने के लिए 3 मुसाफिर बरदार तैयारी तबाह किए। वो इजाद अब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई है और ब्लैक डेथ समेत तमाम गैर मुल्कियों का सफाया कर दिया गया है। इसके साथ ही वहाँ खामोशी छा गई। जूलियन इमरान की तरफ देखा जो इस दौरान बाकायदा ऊँगने लगा था। ये तो पहले साथियों, इसी के साथ हमारी कहानी ब्लैक किंग का एहतमाम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल नैना वॉइस को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। उसी के साथ हमारे चैनल का लिंक अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इमरान सीरीज़ जैसा अच्छा ज़ौक़ रखने